लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए आज सुबह से लगातार वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों बताएंगे आपको कौन कौन सी सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। उसी के साथ में धर्म, जाति और भाषा के बुनियाद पर वोट मांगने वालों को जस्टिस के.एम. जोसेफ की ओर से फटकार लगाई गई है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हिदायत भी दी गई है। दोस्तों बताएंगे क्या कुछ कहा है उन्होंने ऐसा जिससे कई सारे लोग भड़कने वाले हैं। दोस्तों इसी के साथ में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सारे लोग टीआरपी नहीं लेने देंगे मीडिया को। बताएंगे आपको एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस पार्टी के ऐलान से मीडिया वाले खासकर गोदी मीडिया में है जोरदार हड़कंप। इसी के साथ में आज होने वाली है इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक, बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे और विपक्ष के कई बड़े सूरमा कई बड़े फैसले ले सकते हैं। दोस्तों बताएंगे किस तरीके के आदेश आने के चांसेस हैं और ध्यान को लेकर मोदी की चल रही एडवर्टीजमेंट के मामले पर तमिलनाडु कांग्रेस हाईकोर्ट पहुंच गई है। दोस्तों बताएंगे आपको मेडिटेशन के नाम पर मीडिया अटेंशन नरेंद्र मोदी के द्वारा जो किया जा रहा है इसकी जमकर आलोचना हो रही है और अब कोर्ट की ओर से बड़ा निर्णय आने वाला है कि करके चलेंगे लोकसभा चुनाव जुड़ी फटाफट सारी बड़ी अपडेट की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि देश परिवर्तन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गया है तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। चलते हैं सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के मतदान के दिन आज लगातार वोट डाले जा रहे हैं। दोस्तों यानी 2024 के चुनाव को लेकर आज जनता की ओर से निर्णय दे दिया जाएगा और इसके बाद इस निर्णय पर 4 जून को रिजल्ट सामने आने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि सुबह से लगातार वोट डाले जा रहे हैं। 57 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हो रही है और इसमें से कई सारी सीटें हैं जो हाई प्रोफाइल सीट है। उड़ीसा के 42 सीटों पर भी वोट डाले जा रहे हैं जो विधानसभा से जुड़ी हुई है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के 6 असेंबली सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। यहाँ भी तय होने वाला है कि सरकार किसकी बनने वाली है। दोस्तों आपको बता दें कि जो हाई प्रोफाइल सीट जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं उसमें नरेंद्र मोदी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वाराणसी और कांग्रेस के नेता उनके खिलाफ अजय राय मैदान में उतरे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार जीत का दावा कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद मुकाबला जबरदस्त होने के संकेत मिल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों गोरखपुर सीट पर अभिनेता भारतीय जनता पार्टी के रवि किशन के सामने समाजवादी पार्टी की काजल निषाद मैदान में है। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत के सामने कांग्रेस पार्टी और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह मैदान में उतरे हुए। दोस्तों जबरदस्त उम्मीदवार है। साथ साथ हमीरपुर से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के सामने इस बार कांग्रेस पार्टी ने भी एक दमदार उम्मीदवार उतार रखा है। स्थानीय नेता को चुनाव लड़वाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी मैदान में है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जलंधर और हरसिमरत कौर बठिंडा से मैदान में उतरी हुई है। बिहार की 8 सीटें जिसमें नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकाट और जहानाबाद में वोट डाले जा रहे हैं। काराकाट और पाटलिपुत्र हाई प्रोफाइल सीट है। पटना साहिब के अंदर भी जबरदस्त मुकाबला है। दोस्तों साथ साथ चंडीगढ़ की 1 सीट और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं यानी जबरदस्त हाई प्रोफाइल सीटों पर मुकाबले चल रहे हैं। साथ साथ दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जिस तरीके से कार्रवाई की जानी चाहिए मजबूती से उन लोगों के खिलाफ जो लोग धर्म, जाति और भाषा की बुनियाद पर वोट मांगते हैं वैसी कार्रवाई नहीं की गई है। आपको बता दें कि जस्टिस के.एम. जोसेफ ने एक टिप्पणी की है जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हालिया कार्रवाई में उदासीनता दिखाने के खिलाफ की गई टिप्पणी के तौर पर देखा जा रहा है। जो नेता धर्म, जाति, भाषा के बुनियाद पर वोट मांगते हैं उनके खिलाफ चुनाव आयोग को कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। जस्टिस के.एम. जोसेफ यानी जज ने एक बात कही है और उन्होंने जिस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही है, जिस समय में यह बात कही है, साफ तौर पर दोस्तों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उठ रहे सवालों के बीच ये उन्होंने टिप्पणी की है जिसे माना जा सकता है कि हाल फिलहाल के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जो उदासीनता दिखाई जा रही है खासकर सत्ताधारी दलों के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उससे जोड़कर बयान को देखा जाना चाहिए। साथ साथ दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है। आज अंतिम वोट डाल दिए जाएंगे। शाम 6 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के अन्य नेता एग्जिट पोल के प्रोग्राम में आने वाले थे और मीडिया की ओर से एक बड़ा माहौल बनाने की कोशिश की गई थी यानी एग्जिट पोल को लेकर एक हवा बनाने का प्रयास किया गया था कि कौन चुनाव जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है। सेंसेशन फैलाकर एग्जिट पोल में ज्यादा से ज्यादा टीआरपी इकट्ठा करने की कोशिश की जाने वाली थी लेकिन कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा निर्णय लिया है जिसे सही निर्णय कहा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता टीआरपी के खेल में शामिल नहीं होगा। एग्जिट पोल के लिए आज जो डिबेट होने वाले हैं और आज के बाद 2 दिन लगातार और जो डिबेट होंगे जिसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट आएगा तो कांग्रेस पार्टी का एक भी प्रवक्ता डिबेट में मौजूद नहीं रहेगा। पवन खेड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि आगामी एग्जिट पोल डिबेट में पार्टी द्वारा भाग न लिए जाने का निर्णय पर हमारा वक्तव्य है। कांग्रेस ने कहा कि मतदाताओं ने अपने मत को दे दिया है। मतदान के परिणाम मशीनों में बंद हो चुके हैं। 4 जून को परिणाम सबके सामने होंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नजर में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरीके के सार्वजनिक अनुमान लगाकर घमासान में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी डिबेट का मकसद दर्शकों का ज्ञान वर्धन होता है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट में फिर से सहर्ष भाग लेगी यानी 4 जून के बाद से कांग्रेस पार्टी नजर आएगी लेकिन एग्जिट पोल के टीआरपी के पूरे प्रोग्राम में नजर नहीं आएगी। और इसके पीछे जो तर्क दिए गए हैं दोस्तों एकदम सही तर्क दिए गए हैं। मीडिया की टीआरपी बढ़ाने के लिए विपक्ष का काम नहीं होता बल्कि लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले ना कि हुआ बनाया जाए और एक तरीके से ड्रामेबाजी की जाए। अगर आप भी मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल सही किया है एग्जिट पोल के इस हो हल्ला का बहिष्कार किया जाएगा। आप लोग अपनी राय जरूर लिखा। साथ साथ आज कांग्रेस पार्टी ने वैसे भी इंडिया गठबंधन की एक बैठक बुलाई है। दोस्तों कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे से मतगणना को लेकर बैठक होने वाली है। ईवीएम पर सजगता और मुस्तैदी तथा अन्य मुद्दों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव बैठक में शामिल होंगे। शरद चंद्र पवार, केजरीवाल, सुनीता शामिल होंगे। कल्पना सोरेन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला भी पहुंचने वाले हैं यानी विपक्ष के सारे लोगों ने एग्जिट
एग्जिट पोल और तमाम तरीके के ड्रामेबाजी से दूर रहने का फैसला लिया है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं बिल्कुल सही निर्णय लिया गया है तो अपनी राय जरूर लिखा बताएगा। साथ साथ लोकसभा चुनाव लगभग अपने समाप्ति की ओर है। आज अंतिम वोट डाल दिए जाएंगे। चुनावी नतीजे अटकलों के बीच कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्यूज चैनलों से बात करते हुए कहा कि ये चुनाव बहुत कठिन चुनाव था। हमें जो रिपोर्ट मिल रही है उसके मुताबिक देश भर के अंदर एक ऐसा रुझान मिल रहा है कि गठबंधन बीजेपी से आगे चल रहा है। बीजेपी और प्रधानमंत्री परेशान है, हमारे वोट में कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा कि एक पीएम जिनको देश की बात करनी चाहिए लेकिन वो अजीबोगरीब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी बातें कर रहे हैं, जैसा भाषण दे रहे हैं, वो सही नहीं है। देश के लिए नरेंद्र मोदी या किसी भी प्रधानमंत्री को यह तय करना चाहिए कि पहले देश को एकजुट रखना है, उसके बाद कोई बयान देना है। प्रधानमंत्री के शब्दों का अब जनता पर कोई असर नहीं होता है। लोग नरेंद्र मोदी में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उनके भाषणों को ज्यादा गौर से अब नहीं सुनते हैं क्योंकि वो महंगाई और बेरोजगारी पर तो कोई टिप्पणी करते ही नहीं है। साथ साथ दोस्तों किसी भी तरीके से बीजेपी के एग्जिट पोल के बहकावे में न आए, पूरी तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर चौकन्ना रहे। अखिलेश यादव ने पार्टी के समर्थकों को एक लेटर लिखते हुए कार्यकर्ताओं से कहा है कि प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील करना चाहता हूं। आप सब वोटिंग के दौरान और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरीके से सजग और सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में ना आइए। दरअसल ये अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि शाम को चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर कहवाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लगभग 300 सीटों के आसपास मिलती जा रही है, जो कि पूरी तरीके से झूठ है। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठेगा कि भाजपा को इस 2-3 दिन का झूठ बोलने से क्या मिलेगा जबकि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इसके जवाब में हम आपको बता दें कि ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आपका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए, आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय ना रहे। इसलिए ऐसा झूठ फैलाया जाएगा जिसका फायदा उठाते हुए बीजेपी के उच्च भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली की जाएगी। ध्यान रहे, जो भाजपाई चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कोर्ट के द्वारा लगाए गए कैमरे के सामने धांधली कर सकते हैं, बेशर्मी और दुस्साहस कर सकते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए कोई भी घपला या घोटाला कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को सजग रहने की जरूरत है। इसलिए आप लोगों से विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में ना आए, पूरी तरीके से चौकन्ना रहे, अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहे और जीत के अपने मूल मंत्र मतदान भी, सावधान भी को याद रखिएगा। जीत का प्रमाण पत्र लेकर इस संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता की जीत का उत्सव मनाए। साथ साथ दोस्तों योगेंद्र यादव बोले, कहा मैं एक विश्लेषक के साथ साथ राजनीतिक कार्यकर्ता भी हूं। मैं अपनी उम्मीद को जेब में रखकर अपना विश्लेषण आपके सामने रखता हूं। जब मोदी जी ने 400 पार का जुमला दिया तो पूरा टीवी चैनल भी 400 पार की खबर चलाने लगा, जबकि जमीनी हकीकत सच अलग था। मैंने जमीन पर जो देखा है वही बोला है, जिससे बीजेपी और उसके कार्यकर्ता काफी ज्यादा बौखलाए हुए। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर निशाना साधते हुए कहा कि पापा ने वॉर रुकवा दी लेकिन सोशल मीडिया के मीम नहीं रुकवा पाए। हमारे पास एक डेटा है जो दिखाता है कि क्या और किसकी बात सुनना चाह रहे हैं लोग। दरअसल दोस्तों 16 मार्च से लेकर 30 मई के बीच का डेटा सामने आया है। यूट्यूब पर कांग्रेस पार्टी को 613 मिलियन व्यू मिले हैं, यानी इतनी बार उनका वीडियो देखा गया है, कंटेंट देखा गया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी को मात्र 150 मिलियन टाइम देखा गया है। यानी दोस्तों बीजेपी की व्यूअरशिप से कांग्रेस पार्टी लगभग 4 गुना आगे है। इंस्टाग्राम के अंदर बात करें तो चुनाव की घोषणा होने से लेकर चुनाव के अंतिम दिन तक एवरेज लाइक कांग्रेस पार्टी को 1,22,000 हर पोस्ट पर मिले हैं, यानी एवरेज है। तो भारतीय जनता पार्टी को मात्र 26,945 लाइक्स मिले हैं। ट्विटर की बात करें तो एवरेज लाइक कांग्रेस पार्टी को 2500 से 3000 मिले हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 260 से 300 के आसपास मिला है। फेसबुक पर एवरेज लाइक की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को 1200 से 1500 और भारतीय जनता पार्टी को 150 से 250 के आसपास मिले हैं। यानी हर जगह, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस पार्टी का बोलबाला रहा है। दोस्तों लोग कांग्रेस पार्टी का कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं और ये ऐसे ही हवा में होता नहीं है। इसके पीछे जब लोगों का इंटरेस्ट होता है तभी वो कोई कंटेंट देखते हैं और कांग्रेस पार्टी को इतना सारा व्यूअरशिप मिल रहा है तो साफ तौर पर लोग उनकी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं। आपका क्या मानना है लिखिएगा जरूर। साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी का कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान करने की तस्वीरें सामने आई है। दोस्तों भगवा चोला, हाथ में रुद्राक्ष की माला और माथे पर तिलक लगाए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। उन्होंने सूर्य को अर्घ्य दिया है, मंदिर की परिक्रमा करते हुए ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए। इस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, अलग अलग एंगल से फोटो खींचे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी ध्यान लगाने नहीं बल्कि लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए गए हैं। शायद इसीलिए हाई क्वालिटी कैमरे का इस्तेमाल किया गया है और तगड़ी तगड़ी फोटो खींची गई है। दोस्तों पूरी तरीके से अलग अलग एंगल से फोटो लिए गए हैं और इन्हीं तस्वीरों को देखकर, इस तरीके के प्रोग्राम को देखकर लोग सवाल खड़ा करते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए गए हैं या मीडिया अटेंशन के लिए गए हैं। तो भाजपा के लोगों को बुरा लग जाता है। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी के तमिलनाडु इकाई ने एक बड़ा फैसला लिया है। तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए नरेंद्र मोदी के ध्यान लगाने के कार्यक्रम को लेकर कहा गया है कि प्रधानमंत्री की विवेकानंद रॉक यात्रा पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें फेज में कूलिंग पीरियड के दौरान उनकी यात्रा हिंदू भावनाओं को भड़काने और अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करके वोट हासिल करने की कोशिश है, इसलिए इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। यानी आज लोग वोट डाल रहे हैं और उससे पहले नरेंद्र मोदी के कन्याकुमारी से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। दोस्तों सवाल यह है कि क्या वोटों को प्रभावित करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, क्योंकि 2019 में नरेंद्र मोदी ने अंतिम
अंतिम फेज के इलेक्शन के दौरान किया था और उस समय नरेंद्र मोदी गुफा में बैठे हुए थे और मीडिया में लाइव किया जा रहा था। साथ साथ मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंग थाई पेरियार द्रविडर कड़गम ने गुरुवार को मदुरई में प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में काले झंडे दिखाए। इसी संगठन ने एक्स पर सोशल मीडिया हैंडल पर नरेंद्र मोदी के खिलाफ तमिलनाडु के दौरे के बीच गो बैक मोदी यानी मोदी वापस जाओ के नाम से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया। ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कार्रवाई के तहत कोई रोक नहीं है, लेकिन जिस दौरान किया जा रहा है उसे लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों साइलेंट पीरियड में ऐसा किया जा रहा है और आप लोग जानते हैं कि मीडिया कवरेज किस तरीके से मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि मीडिया वालों का एकमात्र लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा तस्वीरें खींचकर पहुंचाई जाए। साथ साथ बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट के लिए चौथे चरण के 13 मई को वोट डाले गए। मुंगेर सीट पर हुए मतदान में धांधली का आरोप लगाते हुए इंडिया ब्लॉक की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार अनीता कुमारी ने पुनर्मतदान कराने की मांग की है। आरजेडी के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंगेर के आरजेडी के उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। दरअसल दोस्तों लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट पर 45 बूथ पर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने मतदान अधिकारियों की मिली भगत से मैदान में बड़े पैमाने पर धांधली की है। यह आरोप लगाए गए हैं। आरजेडी के उम्मीदवार ने 13 मई को एफआईआर दर्ज कराई थी और मारपीट का आरोप लगाया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि इस घटना को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात कर जानकारी दे दी गई है, लेकिन आश्वासन तो दिया गया, कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा के अंदर लोकसभा चुनाव में भाजपा में कुछ एक शब्द चल रहे हैं। एक शब्द है बागी, दूसरे शब्द है भीतर घाती और तीसरा है विभीषण, यानी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल भाजपा का अमूमन सारे नेता हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। दोस्तों जो साफ तौर पर संकेत दे रहा है कि बीजेपी में ही अंदर में भीतर घात हो चुका है। अपने ही नेताओं ने कांग्रेस पार्टी के समर्थन में वोट डलवा दिए हैं। इसी कड़ी में 5 नेताओं के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। इन संगठनों और नेताओं के पदाधिकारियों ने पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की करनाल लोकसभा सीट पर प्रचार के दौरान खिलाफत की थी। इसमें राज्य मंत्री महिपाल ढांडा के करीबी पूर्व सरपंच और बीजेपी के शक्ति केंद्र के प्रमुख अवतार शास्त्री का नाम भी है। ऐसी जानकारी मिली है कि शास्त्री ने प्रचार के दौरान कहीं बोला कि पंजाबी को ज्यादा वोट मत देना, यानी पंजाबी का मतलब होता है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जो पंजाबी समाज से आते हैं। तो एक तरीके से इनडायरेक्ट ये कहा गया है कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट करनाल के और पूर्व मुख्यमंत्री को वोट मत करिए। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण सीट से बीजेपी के विधायक है। अब अपने करीबी को नोटिस जारी होने के बाद ढांडा परेशान हो गए। उन्होंने इस बात का डर है कि इसका असर कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव में ना दिखाई दे, यानी विधायक साहब के जो समर्थक है अगर उसको पार्टी की ओर से नोटिस दिया जाएगा तो विधायक इस बात को लेकर चिंतित है कि ये लोग पार्टी से बाहर निकाल दिए जाएंगे तो उनका प्रचार कौन करेगा। इसके अलावा इस सराना विधानसभा के खलीला निवासी आजाद की एक फोटो जारी हुई है जिसमें उन्होंने चुनाव के दिन जननायक जनता पार्टी के टेंट में देखा गया है। आजाद भी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। भारतीय जनता पार्टी की इस कार्रवाई से नेता और पदाधिकारियों में नाराजगी भी है। दोस्तों कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त बगावत देखने को मिल रही है और हरियाणा के अंदर गुटबाजी के बाद भारतीय जनता पार्टी को डर सता रहा है कि विधानसभा के अंदर भी बीजेपी की भट्टी ना बिठा दी जाए। साथ साथ किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में ना आए, पूरी तरीके से स्ट्रांग रूम के बाहर चौकन्ना रहे। अखिलेश यादव की ओर से ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों साथ साथ प्रियंका गांधी बोली, कहा मेरी माँ का मंगलसूत्र इस देश के लिए कुर्बान हो गया। नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र की अहमियत को क्या समझेंगे। मणिपुर में एक जवान की पत्नी का वस्त्र हरण करके घुमाया गया, मोदी जी को उसके मंगलसूत्र की याद नहीं आई क्या। साथ साथ स्कैंडल के मामले को लेकर प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी से जैसे ही बेंगलुरु लौटा वैसा ही एसआईटी ने उसको गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया है। दोस्तों 27 अप्रैल को बेंगलुरु से जर्मनी फरार हो गया था। महिला पुलिस कर्मियों की एक टीम जीप से प्रज्वल को सीआईडी ऑफिस लेकर आई है। उन्हें रात भर सीआईडी ऑफिस में रखा गया है। प्रज्वल रेवन्ना का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और इसके बाद एसआईटी की टीम कस्टडी मांग सकती है और पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। दोस्तों जर्मनी से लौटने के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में महाराष्ट्र पुलिस ने पालघर जिले के वसई के अंदर एक वकील के खिलाफ इसलिए मामला दर्ज किया है क्योंकि उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना करने वाला एक वीडियो व्हाट्सएप पर ग्रुप पर शेयर कर दिया था। इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 20 मई को लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के मतदान के दौरान अधिवक्ता आदेश बंसोड़े ने वसई बार एसोसिएशन के एक व्हाट्सएप ग्रुप पर राठी का माइंड ऑफ ए डिक्टेटर शीर्षक वाले एक वीडियो का लिंक शेयर किया था। महाराष्ट्र में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लिबरेशन के सचिव बंसोड़े ने लिखा था कि वोट देने से पहले वीडियो जरूर देखें। एक वकील ने पुलिस से शिकायत करते हुए बंसोड़े ने ग्रुप में एक आपत्तिजनक वीडियो शेयर किया। इस तरीके की टिप्पणी की है। दोस्तों सवाल यह है कि इसमें क्या आपत्तिजनक है। अगर कुछ आपत्तिजनक होता तो पहले ही यूट्यूब के पॉलिसी के अनुसार वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी की आलोचना करना ये किस तरीके से आपत्तिजनक हो गया है। आज तक लोग सवाल ही पूछ रहे हैं, कोई जवाब तो मिला नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख कर बताएगा दोस्तों कि क्या ध्रुव राठी के वीडियो शेयर करना आपत्तिजनक है। साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि वो 2 जून को आत्मसमर्पण करेंगे और अगर जेल में उन्हें प्रताड़ित किया गया तब भी वो नहीं झुकेंगे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष रख चुके हैं। उन्होंने कह दिया है कि वो अब जेल जाने के लिए तैयार है। दरअसल दोस्तों उन्होंने अपने हेल्थ का इश्यू बताया था और कहा था कि उनका हेल्थ दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, किसी बीमारी से वो जूझ रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों ईडी ने इस बात को माना नहीं है और इसके बाद कोर्ट के सामने उनकी कोई दलील चली नहीं, तो उन्होंने अब कहा है कि 2 जून को वो पुराने प्रोसेस के अनुसार वापस से जेल चले जाएंगे, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उनकी हेल्थ में कोई दिक्कत आती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, उन्होंने इसका भी ऐलान कर दिया है। साथ साथ स्वाति मालीवाल
से मारपीट केस में आरोपी विभव कुमार को 30,000 कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। साथ साथ दोस्तों पंजाब हरियाणा कोर्ट ने उस ऑर्डर पर स्टे लगा दिया है जिसमें एक जर्नलिस्ट है राहुल पंडिता, जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और उन पर 50 लाख रुपए के कॉम्पनसेशन का एक मामला दर्ज किया गया था। इस पूरे मामले पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से डायरेक्शन देकर स्टे लगाया गया है, यानी कार्रवाई आगे नहीं हो पाएगी। रवीश कुमार ने कहा कि 50 लाख मानहानि के लिए, वो भी रिपोर्टर के लिए, माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट का आभार, लेकिन इस तरीके की प्रतिक्रिया से तंग आकर कोई भी पत्रकार रिपोर्टिंग भी नहीं करेगा। कश्मीर, मणिपुर या फिर छत्तीसगढ़ और जो टकराव वाले क्षेत्र हैं उनमें एनकाउंटर की मनमानी कैसे रुकेगी, ये सवाल पूछा जा रहा है। पत्रकारों की रिपोर्टों से ही लोगों को न्याय मिला है, अब तो कोर्ट के ही कितने आदेश है फिर भी 50 लाख रुपए की मानहानि, ये सवाल है। दोस्तों इस समय भी छत्तीसगढ़ के अंदर एनकाउंटर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। राहुल पंडिता ने उस क्षेत्र से किसी रिपोर्ट को किया था, इसके बाद उनके खिलाफ 50 लाख रुपए का मानहानि का मुकदमा किया गया। तो दोस्तों साथ साथ बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर से विवादित मामलों में सामने आए हैं। दोस्तों शालिग्राम गर्ग ने तिवारी परिवार के घर में घुसकर लाठी डंडों से मारपीट की है। शालिग्राम गर्ग ने महिलाओं से मारपीट की है। मारपीट के दौरान बच्चे चीख पुकार रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि शालिग्राम अपने सहयोगियों के साथ पीड़ित परिवार के यहाँ लाठी डंडे लेकर पहुंचा था। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के छोटे भाई इससे पहले भी कई सारे कांड को लेकर सामने आए थे। दोस्तों आपको पता होगा कि एक बार बंदूक चलाते हुए पकड़ा गया था, गन फायरिंग कर रहे थे और इस पूरे मामले पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जेल में बंद करना चाहिए था आर्म्स एक्ट के तहत, लेकिन अब जो जानकारी आ रही है फिर से मारपीट का ये मामला है। आप लोग की जो भी राय हो, आखिर ऐसे मन कैसे बढ़ रहा है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मीडिया खुद पर उठे सवाल से भाग नहीं सकता। कितने लोगों ने मणिपुर, ब्रजभूषण और मुजरा पर सवाल पूछे हैं सरकार से। ये सुप्रिया सीनेट ने मीडिया वालों सवाल पूछते हुए कहा कि एकाध असहज सवाल को भी चाशनी में डुबाकर परोसा, झूठे बयानों पर प्रत्युत्तर नहीं हुआ। विपक्ष पर मोदी के भद्दे मजाक पर ठहाका लगाते मीडिया से उम्मीद करना बेमानी है। यानी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जिस मीडिया के डिबेट में बैठे हैं वहां पर विपक्ष को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के लोग हो, उन्हीं के पास सारे रिसोर्स हैं, उनकी वजह से ही देश के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी और महंगाई है। साथ साथ दोस्तों लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक 10 शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने छिंदवाड़ा कलेक्टर शिलेंद्र सिंह के खिलाफ की है। 4 जून को होने वाले मतगणना के 5 दिन पहले फिर उनके विरुद्ध चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। इस बार छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नकुल नाथ ने चुनाव आयोग से दिल्ली में कलेक्टर की कंप्लेन की है। नाथ ने कलेक्टर को हटाने की मांग की है। 16 मार्च को लागू चुनाव आचार संहिता के दौरान दर्जन भर IAS, IPS और IFS अफसरों के खिलाफ नामजद शिकायतें की गई है। हालांकि पूरे चुनाव में आयोग ने किसी कलेक्टर, SP को हटाने की कोई कार्रवाई नहीं की है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नकुल नाथ मैदान में उतरे हुए हैं। साथ साथ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट में जो जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस पार्टी को 4 सीटों पर आसानी से जीत मिल रही है। बाकी 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी के साथ फाइट में है और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी पिछड़ रही है। कांग्रेस के 30 विधायकों की ओर से रिपोर्ट दे दिया गया है। पार्टी आला कमान तक रिपोर्ट पहुंचा दी गई है। साथ साथ पश्चिम बंगाल के जादवपुर लोकसभा क्षेत्र के भांगर इलाके के अंदर शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के दिन TMC और AISF के कार्यकर्ताओं के बीच में हिंसा भड़क उठी। इस हिंसा में करीब 10 लोग घायल हो गए। जादवपुर में शनिवार को लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में मतदान हुआ है। भांगर में शुक्रवार सुबह से ही स्थानीय तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट यानी AISF के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है। दोनों समूह ने एक दूसरे पर कई देसी बम फेंककर मारे हैं। भांगर में शुक्रवार सुबह से ही स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और AISF के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प की खबर सामने आने लगी थी। साथ साथ दोस्तों रायबरेली के स्ट्रांग रूम में तैनात दरोगा हरिशंकर की मृत्यु को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। साथ साथ दोस्तों इंदौर के अंदर एक फौजी की अचानक स्टेज पर हुई मौत के मामले को लेकर कई सारे सवाल फिर से खड़े होने लगे हैं। देश में लगातार हार्ट अटैक से हो रही मौत कहीं ना कहीं कई सारे सवालों को जन्म दे रही है। दोस्तों साथ साथ 13 चुनाव कर्मी मिर्जापुर के अंदर ऑन ड्यूटी मर गए, पर यह खबर कहीं नहीं चली मीडिया में। मीडिया कैमरे के साथ मोदी जी की साधना में व्यस्त है, मीडिया को डिस्टर्ब मत करिए, इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने तंज कसा है। आपको बता दें कि 13 पोल पर्सनल जो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के अंदर चुनाव के कार्य का देखरेख कर रहे थे उनकी मृत्यु हुई है। आप लोग अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, क्योंकि ज्यादातर जो मृत्यु बताई गई है वो या तो फीवर से या फिर हाई BP से या फिर इसी तरीके के रीजन से बताए गए हैं जो पूरी तरीके से हीट से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि हीट स्ट्रोक के कारण ये मृत्यु हुई है, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन के लोग इस पूरे मामले से सबक क्यों नहीं ले रहे। एक दिन पहले भी कई सारी मृत्यु की खबर सामने आई तो टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ साथ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने NDTV को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में दावा किया कि लोकसभा चुनाव में 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी छुएगी और 128 सीटें इस बार जीतेगी। भाजपा को सत्ता में आने से कांग्रेस पार्टी रोकेगी। कांग्रेस के अध्यक्ष ने यह भी कहा कि जो भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बोला गया है हम वो पूरा करेंगे। आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाएंगे, ऐसा जयललिता ने किया था और हम क्यों नहीं कर सकते। गरीब मुसलमानों को भी आरक्षण देने के सवाल पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जैसा नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया, गरीब मुसलमान जातियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाजपा के लोग इस पर तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि नरेंद्र मोदी की ओर से क्यों आरक्षण दिया जा रहा है, जब बीजेपी के लोग खुद अपनी सरकार में ऐसा करते हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने अपना अनुमान लगाया है। उनका अनुमान है कि इस बार आम चुनाव एक तरफा नहीं होगा। बीजेपी के नेतृत्व वाले नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने विपक्ष का इंडिया अलायंस कड़ी चुनौती देगा। इस कारण से ही बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा छूने में दिक्कतों का सामना
सामना करना पड़ेगा। न्यूज तक यूट्यूब चैनल से बात करते हुए वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष ने बताया कि लोकसभा चुनाव एक तरफा नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि दूसरे सप्ताह के बाद से लगातार माहौल बदला है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जबरदस्त चुनौती है। मार्च के बाद लोकसभा चुनाव में माहौल बदलता चला आया और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो 300 का नारा दे रही थी वो इस बार बहुमत का आंकड़ा प्राप्त नहीं कर पा रही है। आशुतोष जो एक वरिष्ठ पत्रकार है उनकी ओर से दावा किया गया। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि दूसरे चरण के चुनाव के वास्ते नरेंद्र मोदी की भाषा में कैसे बदलाव देखने को मिले थे, किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल वो करने लगे थे। शायद यही एक बड़ा कारण होगा उनके एनालिसिस का। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन पहुंचे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के सभी दोस्तों, भाइयों बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद, जय भारत।